हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो होपफुली ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए एंड देन हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बफर सोल्यूशन के बारे में जानने वाले। देखो दो ही टॉपिक बचे थे, बफर सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। सो बफर सोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है, जो पीएच को चेंज होने नहीं देता है, जो पीएच को चेंज होने से रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन। बड़े ही काम की चीज है, ठीक है। और आप आगे जब जाओगे, है ना, जब केमिस्ट्री आप और आगे पढ़ोगे तो भी आपको बफर सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। इवन आप हायर क्लासेस में, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में बफर सोल्यूशंस पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बफर सोल्यूशन? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच को चेंज होने से रोकता है। मान लो कि हमारे पास, मान लो, ठीक है, हमारे पास एक बीकर है। बीकर में क्या है? HCl प्रेजेंट है, जिसका पीएच हम मान के चलते हैं कि 4 है, ठीक है। इसका पीएच हमने क्या मान लिया? डाइल्यूट HCl है जिसका पीएच 4 है। अब ये खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। अब होगा क्या कि हमारे एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर HCl इन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये HCl और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और हो सकता है जो इसका pH 4 था वो इसका pH 4 ना होके अब 3 बदल जाए, यानी कि अभी और ज्यादा एसिडिक हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से। तो हमें रिएक्शन करनी थी pH 4 पे, बट अब हम रिएक्शन कर रहे हैं pH 3 पे, क्योंकि इससे अपना क्या किया? pH चेंज कर लिया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मान लो कि हमारे पास क्या रखा हुआ है? NH4OH रखा हुआ है एक ग्लास में, ठीक है। हमारे पास एक ग्लास का बीकर है जिसमें NH4OH रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि इसका pH 10 है, बेसिक है। अब होता क्या है, ये जो ग्लास है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, तो क्या पता है NH4 इस ग्लास के साथ रिएक्ट करके और ज्यादा बेसिक बन जाए और अब इसका pH हो जाए 10 से 12, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि हमें ऐसा बेस चाहिए जिसका pH 10 है, बट हमें एक ऐसा बेस मिल रहा है जिसका pH 12 है। तो यहाँ पे रिएक्शंस जो होंगी वो गड़बड़ हो जाएंगी, रिएक्शंस जो है वो गलत हो जाएंगी, है ना। तो इसी के लिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक बफर सोल्यूशन जिसमें चाहे आप एसिड डाल दो चाहे आप बेस डाल दो, उसका जो pH है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? बफर सोल्यूशन। आपने बफरिंग सुनी है ना? बफरिंग, बफर होने लग जाता है जब नेटवर्क सही नहीं रहता है ना, इंटरनेट कनेक्शन जब नहीं आता है, तो ऐसे आप याद करो बफर, ठीक है। बिल्कुल रुक गया है, अब चेंज नहीं हो सकता, फिक्स हो गया है, ठीक है। इसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, जहां पे था वहीं पे ही क्या हो गया? अटक गया। सो बफर सोल्यूशन आर दी सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन आर दी सोल्यूशन that resist the change, ठीक है। बफर सोल्यूशन आर द सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है। पीएच को ये चेंज होने नहीं देता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और when small amount of acid or base is added to it, added to it। उस सोल्यूशन में आप एसिड ऐड कर दोगे तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, आप उसमें बेस भी ऐड कर दोगे तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली जो हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो क्या है? एक बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है, राइट। समथिंग कितना होता है हमारे ब्लड का पीएच? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? आई थिंक 7.4 के आसपास हमारे ब्लड का पीएच होता है, आप एक बार चेक कर लेना।
ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 10 हमारे ब्लड का पीएच हो जाए, हम बहुत ज्यादा बेसिक खाना खा ले तो, या फिर कुछ एसिडिक एसिडिक ही पी ले, हम पूरे दिन कोक पीते जा रहे हैं तो हमारा ब्लड भी जो है वो 5.5 4 इसका पीएच आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। हमारा ब्लड कैसा है, एक बफर सोल्यूशन है जो पीएच को रेजिस्ट करता है, चाहे आप कितनी भी एसिडिक चीजें खा ले, कितनी भी बेसिक चीजें खा ले, हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, आप सबने सुना होगा कि जो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, वो अपना पीएच मेंटेन करके रखते हैं, है ना। अगर हमने कुछ मेडिसिन खाई तो ऐसा नहीं होगा कि हमने मेडिसिन खाई और उसको खाने के बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए, उसका पीएच चेंज हो गया, नहीं, ये अपना पीएच मेंटेन करके चलेंगे। तो मेडिसिन भी एक टाइप का क्या होता है, बफर सोल्यूशन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइप के बफर सोल्यूशन हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो 2 टाइप के बफर सोल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, और वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, 2 टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला बफर सोल्यूशन कब बनता है, जब हम वीक एसिड वीक बेस को एक सोल्यूशन में मिला देते हैं, तब जो हमें सॉल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहला क्या है, व्हेन weak acid and weak base, ठीक है, when weak acid and weak base are in solution, are in solution, when weak acid and weak base are in solution, तब जाके बनता है एक टाइप का बफर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड में क्या हो जाएगा, CH3COOH, और वीक बेस का भी एग्जाम्पल बताया था NH4OH, ये दोनों मिलेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। सॉल्ट क्या है, CH3COO, CH3COO, वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ NH4 बचेगा, NH4 और वाटर यहां से बाहर आ गया। अब ये जो सॉल्ट है, यही क्या है, हमारा बफर सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा, हमारा बफर सोल्यूशन है, ये पीएच को चेंज होने से रोकेगा। समझ में आ गया। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस में हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड के साथ आप NH4OH ले लो, तो हमने यहाँ पे ले लिया है COOH प्लस NH4OH गिव्स COONH4, ठीक है, क्या बन जाएगा, COONH4, ये क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है बफर सोल्यूशन का। तो पहला तरीका है बफर सोल्यूशन बनाने का, वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा दैट इज द बफर सोल्यूशन। दूसरा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन से हम बफर सोल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ गया, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, मिक्सचर ऑफ बफर सोल्यूशन और मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा तरीका है हमारा मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास एक वीक एसिड है और फिर हमारे पास एक मिक्सचर है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, इस तरीके से। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन में भी टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन, है ना। आगे और पढ़ोगे तो न्यूट्रल बफर सोल्यूशन भी होता है, राइट। यहाँ पे भी हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एसिडिक बफर सोल्यूशन। अगर हमें एसिडिक बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा, देखो एसिडिक बनाना है तो उसके लिए हमें वीक एसिड लेना पड़ेगा, ये याद रखना, कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लो तो गलत हो जाएगा। वीक एसिड लेंगे आप अलग से, प्लस आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब इनके मिक्सचर से जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, वो एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीक एसिड ले लो, इथेनोइक एसिड ले लो, हमने ले लिया CH3COOH प्लस,
अब यहाँ पे भी हमारे पास वीक एसिड है, मतलब इथेनोइक एसिड ही लेंगे हम, CH3COOH, और एक हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया है, NaOH, तो ये बन गया हमारा NaOH। अब CH3COOH और NaOH से क्या बनेगा, CH3COONa। देखो यहाँ पे हमारे पास CH3COOH प्लस CH3COONa, ठीक है, CH3COOH एंड CH3COONa। तो इससे हमारा ये क्या है, देखो इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एसिडिक बफर। ठीक है, क्या बन गया हमारा, एसिडिक बफर बन गया। और भी एग्जांपल्स है, आप बेस में KOH ले लो, आप एसिड में HCN एसिड ले लो, तो आप इनको चेंज करके इस तरीके से एसिडिक बफर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, कि जब हम वीक एसिड प्लस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर बनाएंगे तब हमें एसिडिक बफर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक बफर सोल्यूशन की। सेकंड है हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन। अब फटाफट से बताएंगे आप लोग मुझे चैट बॉक्स में, बेसिक बफर सोल्यूशन कैसे बनेगा। यस, सेकंड है बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड है हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें वीक बेस और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लेना पड़ेगा। ठीक है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का हमें क्या लेना पड़ेगा, सोल्यूशन लेना पड़ेगा। सो वीक बेस है NH4OH, वीक बेस इज NH4OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl ले ले, HNO3 ले ले, H2SO4 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, ये क्या बनेगा, NH4OH प्लस NH4Cl। अब ये क्या है, दिस इज बेसिक बफर सोल्यूशन। ये क्या बन गया हमारा, बेसिक बफर सोल्यूशन बन गया। अब देखो मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में चेंज करके कुछ भी ले सकते हो, और जो भी उसमें से प्रोडक्ट बनेगा, जो इनका मिक्सचर होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये काम कैसे करता है, ये कैसे एसिड और बेस को एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने पे इसका पीएच चेंज नहीं होता है। तो इन बफर्स के एक्शन के बारे में जरा अगर हम एक बार जान ले तो अच्छा रहेगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम क्यों, हमने वो डेफिनेशन लिखी है कि बफर सोल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, है ना। तो बफर के एक्शन के बारे में जरा सा हम पढ़ लेते हैं। ओके, बफर एक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बफर एक्शन। तो काम कैसे करता है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बफर सोल्यूशन है। ठीक है, हमने ले लिया CH3COONH4। ठीक है, एसिड और बेस का हमने क्या बना लिया, एक सॉल्ट बना लिया। अब पानी के अंदर ये जाएगा, सॉल्ट है, ये तो पक्की बात है कि ये ब्रेक डाउन होगा पूरी तरीके से, सॉल्ट उसमें क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि इनिशियली हमने ये 0.3 मोलर लिया है। ठीक है, और किस में ब्रेक हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव इक्वल्स प्लस NH4 पॉजिटिव इक्वल्स, इसमें ये ब्रेक डाउन होगा। इनिशियली तो कुछ भी नहीं मिलता है हमको, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, फाइनली ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया और ये बन जाएगा हमारा 0.3 एंड ये भी बनेगा हमारा 0.3। अभी तक कोई टेंशन वाली बात थी नहीं थी। अब इसमें ऐड करो, दिस इज द बफर सोल्यूशन। अब इसमें ऐड करो एक बार एसिड और एक बार ऐड करेंगे हम बेस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, एक ही से हमको पता चल जाएगा। नाउ ऐड HCl प्लस वाटर। ठीक है, HCl और वाटर हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। सो व्हेन HCl एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ पे भी हमें कटायन एंड अनायन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
HCl प्लस वाटर क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो पहले से एसिडिक कैरेक्टर था, बट यहाँ पे H3O पॉजिटिव और आ गया, मतलब और H पॉजिटिव आयंस आ गए, मतलब एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ गया, तो इसका मतलब पीएच चेंज होना चाहिए था, राइट? क्या होना चाहिए था, पीएच चेंज होना चाहिए था। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 0.1 है, ठीक है, और ये 0 है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये 0 और ये हमारा 0.1 और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। बट होता क्या है कि ये जो एसिड है ना, ये फर्दर बेस के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे ये इनके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच का चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, फर्दर जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3COO नेगेटिव के साथ। ठीक है, CH3COO नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H3O पॉजिटिव। और बताओ ये क्या बना के देगा फिर हमको, CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, क्या मिल गया हमको यहाँ से, OH नेगेटिव मिलेगा, H नहीं H2O मिल जाएगा, और वाटर तो न्यूट्रल ही है, वाटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्या बना दिया, CH3COOH बना दिया। अब देखो क्या था, CH3COOH का हमारे पास कितना था मोल, 0.3 मोल था, और इसके पास हमारे पास 0.1 मोल था। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो उसका एक मोल खर्च हुआ होगा, यस और नो, और यहाँ पे क्या बन गया होगा, 0.1 ही मोल बना है, तो इतना ही एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ा है। तो इसको हम क्या मान लें, नेग्लिजिबल मान लें। क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड तो वैसे भी वीक एसिड, और बढ़ा कितने मोल से, 0.1 से। ठीक है, कितने से बढ़ गया, 0.1 से, तो इसमें एज सच कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बेस होता तो बेस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, एसिड है तो एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। समझ में आया? तो इस वजह से पीएच सोल्यूशन इस तरीके से बनता है कि जब भी हम उसमें एसिड और बेस डालते हैं तो वो खुद ही उनको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच चेंज होने से रोक देता है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम कैलकुलेट करेंगे पीएच एसिडिक बफर का। बेसिक बफर का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक का कैलकुलेट करेंगे, दूसरे का अपने आप ही लिख देंगे हम। क्लियर है भाई? चलो बढ़ जाए आगे। अब चलिए क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन बफर सोल्यूशन, और एसिडिक बफर की बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन एसिडिक बफर, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन एसिडिक बफर। तो क्या है कैलकुलेशन, कोई भी एक एसिड बफर ले लो, उसको पानी के अंदर डाल दो। हमने एसिड ले लिया, उसको हमने किसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद ही अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाता है ना। सो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यही बनेगा। अगर हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या होता है, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो concentration of product upon concentration of reactant। जनरली हम वाटर को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, क्या होता है, जनरली हम वाटर को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। अब क्योंकि हम एसिडिक बफर के लिए कैलकुलेट करें तो एसिड क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka इंटू HX अपॉन X नेगेटिव। ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब दोनों साइड क्या करो आप, लॉग ले, ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे हम, लॉग ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग, है ना, लॉग नहीं माइनस का लॉग, तो ये बन जाएगा टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या लेंगे हम, माइनस का लॉग ले लेंगे। सो इट विल बिकम माइनस लॉग H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस लॉग Ka। अब देखो Ka के साथ क्या था, HX था,
है ना। तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस लॉग एच एक्स प्लस लॉग एक्स नेगेटिव, ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे हर जगह लॉग आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस लॉग H3O पॉजिटिव होता है पीएच, क्योंकि जब आप पीएच का फॉर्मूला देखोगे तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगैरिथम ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो इट विल बिकम पीएच। और माइनस लॉग के ए क्या बनता है, ये बन जाता है पी के ए। और यहाँ पे माइनस लॉग एच एक्स क्या बनता है, यस यहाँ पे माइनस लॉग एच एक्स प्लस लॉग एक्स नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये हो जाएगा लॉग नेगेटिव वाला टर्म कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखो x किस साइड प्रेजेंट था, x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है और एच एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो x जो भी बनेगा दैट विल बी अ सॉल्ट एंड एच एक्स जो भी है वो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt अपॉन concentration of acid। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt अपॉन acid। एंड अगर हमें बेस के लिए कैलकुलेट करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, बेस के लिए POH इज इक्वल टू PKB हो जाएगा। ठीक है, बेस के लिए प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट का ही कंसंट्रेशन रहेगा और नीचे ये बेस बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड दिस रिएक्शन, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज कॉल्ड हेंडरसन हेसलबैश इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, हेंडरसन हेसलबैश इक्वेशन। हेंडरसन, ठीक है, हेशल बैच इक्वेशन। ठीक है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ओके, क्लियर है इतना, तो इतना ही था आपके सिलेबस में बफर सॉल्यूशन। नाउ विल टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, गैस नहीं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूट जो है गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब देखो कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% उनका डिसोसिएशन हो जाता है। एंड कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब आधे अधूरे डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरीके से पानी में जाने के बाद डिसोसिएशन शो नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है। सो जैसे ही हमने इसको किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, तो ये कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये पानी में जाके तुरंत ही सॉल्युबलाइज हो जाता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इवन एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर से भी वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम वाटर। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे सॉल्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे पास एक सॉल्ट है लिथियम फ्लोराइड हमने ले लिया। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड को जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये पूरी तरीके से इनका डिसोसिएशन शो नहीं होगा, ये पार्शियली सॉल्युबलाइज होंगे एंड बचे हुए अनडिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल
ठीक है, ये पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। तो अब इनके पीछे फैक्टर क्या काम करती है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। तो कुछ ना कुछ रीजन होगा इनके पीछे, कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जिन पे ये अफेक्ट, जिनकी वजह से ये चीजें होती हैं, राइट। तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स, तो सबसे पहले जो फैक्टर के बारे में बात करेंगे दैट इज द लेटाइस एंथैल्पी, ठीक है। किसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेटाइस एंथैल्पी। होता क्या है लेटाइस एंथैल्पी? लेटाइस एंथैल्पी का मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है, NaCl हमने ले लिया। तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक आपको क्रिस्टल की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको NaCl का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जहां पे कॉर्नर्स पे क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड एजेस पे सोडियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एजेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके का एक हमें क्रिस्टल नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है ये सोडियम है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, और ये जो ब्लू है ये क्लोरीन है, ठीक है। ब्लू वाला जो क्या बन जाएगा, वो क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। चल अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमने ये देखा कि हमारा सॉल्ट बन गया। अब इसको तोड़ने के लिए जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो सॉल्ट है, ठीक है, इसी को बार बार बनाते रहिए, ये जो सॉल्ट है किसके अंदर जाएगा, ये पानी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा। और होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो हाइड्रोजन है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और धीरे 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 इनके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, और कुछ टाइम के बाद ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो अगर ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं दैट मीन सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है इनकी, ठीक है, यानी कि सॉल्युबलाइज होने की एंथैल्पी वो कैसी है, अच्छी खासी है, इजीली सॉल्युबलाइज हो गए। तो यहाँ से हीट रिलीज होता है, नेगेटिव एंथैल्पी आती है ना, ये क्या देंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इनमें जितना भी एनर्जी था वो सारा का सारा जो एनर्जी है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो ये कैसे एंथैल्पी शो करेंगे, ये नेगेटिव एंथैल्पी शो करेंगे, ठीक है, कैसे एंथैल्पी शो करेंगे, नेगेटिव एंथैल्पी शो करेंगे और इजीली इनका बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन अगर हम LIF के बारे में बात करें, ठीक है, दूसरा हमने सॉल्ट क्या लिया था, LIF। अब होता क्या है कि फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो लिथियम के साथ ऐसे चिपक जाता है, क्योंकि बोलता है कि यार अगर लिथियम ने मेरे को घर से भगा दिया तो मैं तो छोटा सा हूँ, हालांकि लिथियम भी बहुत छोटा है, तो छोटे छोटे से क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपक के ऐसे आराम से रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई हम दूर नहीं जाएंगे, दूर गए तो क्या पता खो जाए, कोई हमें दूसरा ना मिले, हम तो ऐसे जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे, हमारी तो स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो इस चक्कर में ना ये अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, बोलते हमें दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है, माना कि हम ताकतवर नहीं है, हम बहुत बड़े नहीं है, हम छोटे छोटे से हम एक साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और हम दूर नहीं जाएंगे। तो लोग तो जो दुनिया है वो तो जालिम है, वो तो इनको हटाने की कोशिश करेगी, तो इनको एनर्जी दी जाती है, ठीक है। अब क्या है कि भाई किसी को कितना परेशान करोगे, ठीक है, परेशान कर लो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ठीक है वो भी परेशान होकर अलग हो ही जाएंगे, है ना, तो खुद से रिलेट मत कर लेना इसको, राइट। अब हो क्या रहा है कि इसको एनर्जी दे दी, अब ज्यादा एनर्जी देंगे तो हो सकता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत अलग हो जाए,
ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से पानी में जाने के बाद ये थोड़े कम ही डिसॉल्व होंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, या फिर हम इसको नाम बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, एंड हमेशा वो कैटायन एंड अनायन का ही फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ गया? किसका फॉर्मेशन करेंगे? हमेशा वो कैटायन और अनायन का ही फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? चलो, सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलार, है ना, तो वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलार से, ठीक है, कम है और 0.01 मोलार से ज्यादा है तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। एंड इफ सॉल्युबिलिटी इज लेसर देन 0.01 मोलार तो वो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो गए? लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलार अगर है तो वो वाला जो सॉल्ट होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक है, फिर दूसरे में हम रेंज डिसाइड कर देते हैं, ठीक है, 0.1 सॉल्युबिलिटी एंड 0.01, तो ये कैसे हो जाएंगे? पार्शियली सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट अभी आपको क्या बताया था? थर्ड पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी इज लेसर देन 0.01 मोलर, तो वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की हमने बात कर ली है, ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। ठीक है, किसकी बारे में बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ये कितने नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट, है ना, कितने मोल्स सॉल्यूट के जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, number of moles of solute in 1 liter of solution. Number of moles of solute in 1 liter of solution is called solubility. मान लो हमारे पास सॉल्ट है BaSO4, अब BaSO4 पानी के अंदर गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम प्रोडक्ट क्या निकालेंगे भाई? यस, इसके लिए हम प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जब BaSO4 K से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब BaSO4 K से मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम K BaSO4 is equal to concentration of Ba2 positive and concentration of SO4 2 negative, ये बन गया। जब K into BaSO4 हो या फिर कोई भी दूसरा सब्सटेंस है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा KSP is equal to concentration of Ba2 positive and concentration of SO4 2 negative। ठीक है, मान लो कि ये SS मोल डिसोसिएट हुए होंगे तो ये बन जाएगा KSP इज इक्वल टू S एंड S। तो यहां से KSP कितना आ गया? S स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया KSP? यहां से S स्क्वायर आ गया। अब इतना अगर समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो S है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? S मोल पर लीटर,
ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ कटायन और अनायन, है ना, कि ये कितना कटायन कितना अनायन का कंसंट्रेशन है गिवन सैचुरेटेड सोल्यूशन में, एंड वी कैन से कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना कटायन और अनायन प्रेजेंट है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, उसको हमने बोला है एस। ठीक है, समझ में आ गया है इतना। अब क्वेश्चन कर लें एक हम, ठीक है, कर ही लेते हैं, फिर चैप्टर तो हमारा खत्म ही है। ओके, सो मान लो कि हमारे पास एक सॉल्ट है A2 और S3, ठीक है, पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या हो जाएगा, वो सॉलिबलाइज हो जाएगा, है ना, पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या हो गया, वो सॉलिबलाइज हो गया। अब उसकी जो KSP है, ठीक है, वो कितनी ले लें हम, 1.1 इंटू 10⁻², ज्यादा हो गया कम हो गया, चलो देखते हैं। हमारे पास एक सॉल्ट है A2S3 जिसकी KSP की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁴, हम कर देते हैं यहाँ पे 23, माइनस में हो जाएगा, राइट, तो ये माइनस का 23 सॉल्ट है, पूरी तरीके से सॉलिबलाइज है, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो इसकी क्या दे रखी है हमको, KSP की वैल्यू दे रखी है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, यस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे S को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे ही A2S3 पानी के अंदर जाएगा, ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा भाई, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, A, ठीक है, A2S3 है, ठीक है, ये बन जाएगा A के ऊपर 3 पॉजिटिव, 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस S के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा 3, यही बनेगा, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो A2S3 का कंसंट्रेशन है, हमने कितना माना कि हमारे पास तो भैया S कंसंट्रेशन है, अब ये टूटेगा पूरी तरीके से, तो ये 2 मोल है तो ये 2S में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3S में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, ये 2S में और ये 3S में। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन निकालो, अब KSP निकालो, सो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2S की पावर कितना दे रखे, 2S की पावर 3 है एंड 3S की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया कि गलत लिख दिया यहाँ पे, नहीं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे होता है वही उसकी पावर हो जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2S की पावर 2 और ये 3S की पावर 3। KSP की वैल्यू हमें दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू 4S² एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ठीक है, 4S² एंड 27S³, so 1.1 into 10⁻⁻³ is equal to, अब यहाँ पे कितना 27 into 4 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 108, है ना, इतना ही हो जाएगा 108, और S की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे S की पावर 2 है और यहाँ पे S की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 5, सो S की पावर 5 इज इक्वल टू 1.1 into 10⁻⁻23 अपॉन 108। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये S 5 ही रहेगा, 1.1 into 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 108, जब आप इसको खुद से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 0.01 into 10⁻² है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, ये हमारे कितना आ जाएगा -27, सो S की पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻25 और S इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, तो इस तरीके से हम KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, क्लियर है।
तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई है एंड इसी के साथ फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम वो होता है फिनिश। ठीक है, चैप्टर ओवर होता है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो तो चलते रहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको कमेंट आ जाएगा, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। और अब कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सके। तो बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।